राधे राधे। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा कुलधरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विद्वानों, मध्यकालीन राजस्थान की सबसे प्रमुख बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए महानतम मुद्दे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसी ऊर्जा और उमंग के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। तो ये अंधेरों पर ही शाम गुजर जाएगी, मेहनत करते रहो, एक नया सूरज, नया प्रकाश, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बिल्कुल ऊर्जावान रहते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कठिन टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और जैसे जैसे मैं समझाऊं उसी तरीके से आपको इसके नोट्स बनाते हुए जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और टॉपिक है हमारा कि राजस्थान की शुरुआत अगर हम करें तो शुरुआत होगी कि राजस्थान की प्रशासनिक व भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। भू राजस्व व्यवस्था तो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है रेवेन्यू वाला सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू वाला सिस्टम जो है राजस्थान का, वो किस प्रकार का था, कौन कौन से राजा महाराजाओं के काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वो सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना और पढ़ाना शुरू करूंगा। देखो दोस्तों, होता क्या था कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता था उसे हम कहते थे राज्य। बहुत आराम से समझना ये बात कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, राज्य कहते थे। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता था उसे हम कहते थे राज्य, और हर राज्य का जो अधिपति होता था उसे हम कहते थे, हर राज्य का जो अधिपति होता था उसे हम कहते थे राजा। तो हर राज्य का अधिपति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था साहब। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था उसे राज्य कहते थे, और हर राज्य का अधिपति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। कहते हैं कि राजस्थान में जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी, प्रजा के लिए तंत्र बना रखे थे राजाओं ने, और प्रजा के लिए जो काम करने के लिए व्यवस्था थी वो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था थी। यानी कि वंशानुगत परंपरा चल रही थी, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के लिए काम करने के लिए एक तंत्र बना रखा था इन लोगों ने, और उसी को क्या कहते थे, प्रजातंत्रीय व्यवस्था। मैं आपको बता दूं कि राजा जो है उस समय राज्य का सर्वे सर्वा माना जाता था, और इसी राजा को कई उपनामों से पढ़ा जाता था, कई उपनामों से जाना जाता था। जैसे इस राजा को हम कहते थे, सबसे पहला प्रश्न है, तो इसी को हम कहते थे खुम्बाण। राजस्थान में राजाओं को क्या कहा जाता था, खुम्बाण कहा जाता था। पूछ ले कि राजस्थान के राजाओं को खुम्बाण क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो प्रजा की रक्षा का भार अपने कंधों पर रखते थे, और प्रजा की रक्षा का भार अपने कंधों पर रखने के कारण इनको क्या कहा गया, खुम्बाण कहा गया। तो प्रजा की रक्षा का भार, और प्रजा की रक्षा का भार कंधों पर रखने के कारण, प्रजा की रक्षा का भार इनके कंधों पर हमेशा रहता था, और प्रजा की रक्षा का भार इनके कंधों पर रहने के कारण राजपूत राजाओं को क्या कहा गया, खुम्बाण कहा गया। दूसरा इनको हम कहते थे धर्मावतार। इन राजाओं को क्या कहा जाता था, धर्मावतार कहा जाता था। तो राजस्थान में जो प्रजातंत्र का सिद्धांत था वो देवीय सिद्धांत था। हर राजा जो है अपने आप को देवता का अंश मानकर शासन किया करता था, धर्म का अंश मानकर शासन किया करता था। जैसे कोई भी मेवाड़ के शासक के पास जाते, बोले साहब हमारी ये समस्या दूर करो, आप राजा हो। तो मेवाड़ का शासक कहता कि मैं थोड़ी हूँ राजा यार, राजा एकलिंगनाथ जी। जैसलमेर की तरफ जाते तो राजा कहता मैं थोड़ी हूँ राजा, लक्ष्मीनाथ जी राजा है। जयपुर के राजा के पास आते, बोला मैं थोड़ी हूँ राजा, गोविंद देव जी राजा है। तो राजस्थान में राजपूतों ने जो शासन किया वो देवीय राजतंत्र के सिद्धांत पर शासन किया, अपने आप को किसी देवता या धर्म का अंश मानकर शासन किया।
तो दूसरा नाम राजा का क्या हो गया? धर्मावतार, कि धर्म को जिंदा रखने के लिए जिसने अवतार लिया है वही कौन है? हमारा राजा है। तो धर्मावतार इसे कहते थे। तीसरा इसी का जो पोर्शन था इसे कहते थे माई बाप। बोला यही हमारा माई है, यही हमारे बाप है। तो माई बाप भी राजा को कहते थे उस समय। और राजा को ही कहा जाता था अन्नदाता। राजा को क्या कहा जाता था? अन्नदाता कहा जाता था। तो प्राचीन काल में राजा को 4 नामों से संबोधित किया जाता था। कुंभाण कहते थे, धर्मावतार कहते थे, माई बाप कहते थे, अन्नदाता कहते थे। तो सारे नाम किसके हैं? राजा के। फिर आगे की व्यवस्था अगर हम समझना शुरू करें तो देखो विद्वानों, कई राजा के कई सारे क्या होते थे? पुत्र होते थे। ठीक है, राजा के कई सारे क्या होते थे विद्वानों? पुत्र होते थे। और इन्हीं पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, इन्हीं पुत्रों में जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था, पुत्रों को 2 भागों में बांट दिया हमने कि एक तो राजा का सबसे बड़ा पुत्र, यानी कि इन भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई होता था, सबसे बड़ा भाई जो होता था उसको बनाया जाता था आगे के वंश का राजा। तो इन पुत्रों में जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको राज्य उत्तराधिकार में मिलता था, और वही जो है उस राज्य को अपने पिताजी के मृत्यु के बाद में व्यवस्थित चलाने से तरीके से चलाया करता था। इसके अलावा जो अन्य भाई है, बड़ा भाई तो राजा बन गया, लेकिन अन्य भाइयों को क्या किया जाता कि राजा के द्वारा भूमि आवंटित की जाती। क्या आवंटित की जाती? भूमि आवंटित की जाती। और इन अन्य भाइयों को जो भूमि आवंटित की जाती उसी भूमि को कहा जाता जागीर या ठिकाना। उसी भूमि को क्या कहते थे? जागीर कहते थे और ठिकाना कहते थे। तो अन्य भाइयों को भूमि आवंटित की जाती और उसी भूमि को क्या कहते थे? जागीर या ठिकाना कहते थे। और जिन भाइयों को ये भूमियां मिलती, जिन भाइयों को जागीर और ठिकाने मिलते, उनको बोलचाल की भाषा में, राजनीतिक भाषा में क्या कहते थे? सामंत। अब ये जो इनको जगह मिलती थी, किसी को बड़ी जागीर, किसी को छोटी जागीर, किसी को बड़ा ठिकाना, किसी को छोटा ठिकाना, तो उनके ढोल अनुसार मिलते थे इनको, जैसे इनकी योग्यता है, जैसा इनका पराक्रम है, जैसे ये व्यवस्थाएं संभाल सकते हैं, राजा उसी प्रकार की इनकी व्यवस्थाओं को देख के इनको जागीर, ठिकाना ये सब बांटता। अब हम कह सकते हैं कि एक राजा के कई सारे बेटे थे और उन कई सारे बेटों में जो बड़ा बेटा है वो तो बन गया राजा, और अन्य भाइयों को भूमि बांट दी गई जिन्हें जागीर या ठिकाना कहा गया, और वो क्या कहलाए साहब? सामंत कहलाए, सामंत बन गए वो। अब ये सामंत भी राजा के साथ आत्मीय संबंध रखते हुए काम करते थे। क्यों? क्योंकि साहब ये जितने भी सामंत होते थे ना, ये राजा के छोटे भाई है, कि चाचा जी का लड़का है, बुआ का लड़का है, किसी काका जी का लड़का है, तो सहगोत्रीय चीजें चल रही है यहाँ पे, सहगोत्रीय रक्त संबंध काम करेगा राजस्थान में। तो ध्यान रखना, ये राजा क्या करता कि जो जागीरे ठिकाने देता ये अपने भाइयों को ही देता, और इन भाइयों को जब जागीरे और ठिकाने देता तो भाई भी ये जो सामंत थे ये राज्य की रक्षा के लिए राजा के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए तैयार रहा करते थे। क्यों? क्योंकि राजा प्रशासन में सबसे ऊंचा नहीं है, राजा सबसे ऊपर का अधिकारी नहीं है, राजा समकक्षों में प्रधान माना गया है। ध्यान रखना, ये जो राजा है ये सबसे बड़ा अधिकारी नहीं था, राजा समकक्षों में क्या माना गया था? प्रधान। कि साहब ये भाइयों की लाइन थी, सभी भाई हैं, ये भाइयों की लाइन बना दी मैंने यहाँ पे, ये सभी भाइयों की लाइन है, सभी भाई लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है उसको तुमने क्या बना दिया? राजा। और ये जो बाकी भाई है ये इसके पीछे रहकर काम करेंगे। तो राजा सबसे ऊंचा नहीं है, समकक्षों में क्या है? प्रधान है, सबसे आगे है साहब। और बाकी भाइयों को पता है कि राजा तो एक ही बन सकता है, तो बाकी भाई भी जब राज्य पर संकट आएगा तो राजा की पूरी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ध्यान रखना, राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानी जाती थी, बल्कि सभी भाइयों की जो सामूहिक धरोहर है, इनके बाप दादाओं की जो बपोती है वो है राज्य। तो अगर राज्य पर संकट आ रहा है तो मतलब राजा पर ही संकट नहीं आ रहा, इन सामंतों पर भी संकट आ रहा है। क्योंकि अगर किसी दूसरे राज्य के राजा ने यहाँ के राजा को हरा दिया तो फिर वो जो जागीरें ठिकाने बांटेगा
वो अपने भाइयों को बांटेगा, तो इनका भी तो पत्ता साफ है। तो ध्यान रखना, राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो राज्य है, ये राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये जो राज्य है ये राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, और व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है तो क्या है, तो ये सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है। सभी भाइयों की क्या है, सामूहिक धरोहर है। एक बार दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, तब जाके ढंग से बात समझ में आएगी आपके। देखो साहब, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था। मैंने आपको बताया कि एक राज्य हुआ करता था, राज्य का अधिकारी राजा होता था, राजा के कई सारे पुत्र थे, और उन पुत्रों में जो सबसे बड़ा होता था वो राजा बनता था, और बाकी पुत्रों को जागीर या ठिकाने बांट दिए जाते थे, और वहां शासन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था। दूसरी बात मैंने समझाई कि राजा सबसे ऊंचा अधिकारी नहीं था, पद सोपान व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे सबसे बड़ा राजा, उससे बड़ा छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, नहीं। यहाँ पर एक लाइन थी, सभी लोग समकक्ष थे, और राजा समकक्षों में क्या था, प्रधानता सबसे आगे था। तो राजा सबसे ऊंचा अधिकारी नहीं था, राजा सभी समकक्ष भाइयों में सबसे आगे रहता था, और पूरे राज्य की महत्वपूर्ण बागडोर इसके हाथ में होती थी, और बाकी के जो सामंत थे ये इसके पीछे रहकर राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष काम किया करते थे। इसलिए हमने पढ़ा है कि राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर क्या माना गया है, राज्य। और जब भी राज्य पर संकट आएगा तो ये सभी भाई मिलकर इस राज्य की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देंगे। राजा को कई नाम से संबोधित किया गया, जैसे राजा को खुम्माण कहा गया, धर्मावतार कहा गया, माई बाप कहा गया, अन्नदाता कहा गया। और राजा को खुम्बाड़ क्यों कहते थे, क्योंकि प्रजा की रक्षा का भार अपने कंधों पर रखता था ये, इसलिए इसको क्या कहा गया, खुम्बाड़ कहा गया। पूछ करके उतारो इसे एक बार। अब देखो अगले डायग्राम से बात समझ में आएगी कि देखो जी विद्वानों, मान लो ये पूरा का पूरा राज्य है, और राज्य में ये कौन है, मीडिएटर राजा। और राजा ने ये बाकी के जो भाग है ये किसको सौंप रखे हैं, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को जागीर और ठिकाने सौंप रखे हैं। और जागीर या ठिकाने क्या कहला रहे हैं, सामंत कहला रहे हैं। तो देखो सामंतवादी व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें राजस्थान में, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो सामंतवादी व्यवस्था है, वो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जो बातें मैंने बोल के समझाई थी पिछले डायग्राम में, वही लिख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी राजस्थान में, ये सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित, रक्त संबंधों पर आधारित। तो राजस्थान में जो सामंतवादी व्यवस्था थी यह सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित थी। यानी कि राजा अपने ही गोत्र के, अपने भाइयों को, अपने वंश के लोगों को जागीरें बांटता था, और उन्हीं को क्या कहलाते थे, वही क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। ऐसा क्यों करता था राजा, अरे तो हर किसी पे भरोसा थोड़ी कर लेगा राजा। मान लो किसी दूसरे को जागीर दे दी और उसने किसी दूसरे राजा के साथ संधि कर ली और दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो राजा क्या करेगा फिर। तो सहगोत्रीय रक्त संबंधी व्यवस्था पर आधारित राजस्थान की कौन सी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था। यानी कि सामंत ज्यादातर जो बनाए जाते थे वो रक्त गोत्रीय सह संबंधों के आधार पर बनाए जाते थे। यानी कि कोई काका जी होते थे, कोई भाई का बेटा होता था, कोई चाचा जी का लड़का होता था, उन्हीं को ये जागीरें दी जाती थी। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो सामंतवादी व्यवस्था है इसी को हम कह देते हैं बंधुत्व पर आधारित। किस पर आधारित है साहब, ये बंधुत्व पर आधारित है। तो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था जो है ये बंधुत्व पर आधारित है। यानी कि भाई बंधु मिलकर पूरे राज्य को संभालेंगे। समकक्षों में प्रधान रहेगा राजा और बाकी भाई उसके पीछे रहकर जागीरों ठिकानों में निवास करते हुए राज्य की सुरक्षा का काम करेंगे।
तो सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित थी व्यवस्था, और जो है वो दूसरी बात हमने पढ़ी कि बंधुत्व पर आधारित थी, भाई बंधुओं को ही जागीरें ठिकाने दिए जाते थे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि विद्वानों जिन लोगों को ठिकाने दिए जाते हैं, जैसे सामंत है, इसको ये ठिकाना मिल गया, तो इस सामंत क्या करता था कि शांति के टाइम, अच्छा पहली बात तो ये और कि साहब इनको ये ठिकाने क्यों दिए जाते थे, आपको पूछ ले कोई कि साहब इनको ये ठिकाने क्यों दिए जाते थे, कोई पूछ ले आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को ये जागीरें और ठिकाने अन्य भाइयों को क्यों दी जाती थी। तो इसका पहला कारण तो ये था कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्या लिखता हूं मैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि अकेला राजा पूरे राज्य की देखरेख सही तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो अगर सामंतों को जागीरें देगा तो सामंत अपने अपने क्षेत्रों में रहकर प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए एक तो सामंतवादी व्यवस्था शुरू हुई प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरी कि साहब मान लो किसी राजा के 10 बेटे हैं, तो राजा तो एक ही तो बनेगा, बड़ा ही बड़ा बेटा, बाकी 9 पुत्र अपना जीवन का गुजारा कैसे करेंगे, जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। तो दूसरा कारण हो गया जीवन निर्वाह के लिए कि साहब राजा के जो रिश्तेदार है, छोटे भाई है, वो जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, जीवन कैसे जिएंगे। तो बड़ा भाई उनको क्या कर रहा है कि जागीरें दे दी, ठिकाने दे दिए, और बड़े भाई ने कह दिया सामंतों से, बोला जितना लगान तुम यहाँ से ले रहे हो उसका एक भाग तो हमें पहुँचा देना, और बाकी जो भाग बच रहा है, बाकी जो पूरा दस्यु बच रहा है, उससे तुम अपने जीवन का गुजारा करो, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चलाओ। तो पहला कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए, और दूसरा कारण कि राजा के जो भाई बंधु थे उनका जीवन निर्वाह कैसे हो, उसके लिए भी इनको जागीरें और ठिकाने दिए जाते थे। तीसरा प्रश्न मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि सामंत क्या करते थे जागीरों में रहकर, ठिकानों में रहकर। तो तीसरी सीधी सीधी बात है कि मान लो शांति है, राजा की राजधानी पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, राजा आराम से जीवन यापन कर रहा है, शांति है, कोई हलचल नहीं है। तो शांति के समय तो ये सामंत क्या करेंगे कि अपने अपने ठिकानों में, अपने अपनी जागीरों में लगान लेंगे, और लगान का जो एक भाग है वो राजा तक पहुंचाएंगे, और जो कुछ बचा हुआ भाग है उससे अपना शासन चलाएंगे। तो ये सामंत क्या करते थे कि शांति के समय तो कर लिया करते थे, और निश्चित कर जो है वो राजा तक पहुंचाया करते थे, ताकि वहां पर भी आर्थिक संकट पैदा ना हो। और युद्ध के समय, जैसे मान लो युद्ध हो गया, तो युद्ध के समय सामंत क्या करते थे कि अपनी सेना लेकर, युद्ध के समय ये सामंत अपनी अपनी सेना लेकर इस राज्य को बचाने के लिए, राजा का साथ देने के लिए चले जाते थे। क्यों? क्योंकि राज्य राजा का व्यक्तिगत शासन नहीं है, राज्य पर इनके बाप दादाओं की बपोती है, ये सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है राज्य। तो अगर राजा पर आक्रमण हो रहा है, पूरे राज्य पर आक्रमण हो रहा है, और राजा को बचाने के लिए सामंत युद्ध के समय अपनी अपनी सेना लेकर पहुंच जाते राजा की सहायता करने के लिए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो किसी साल युद्ध हुआ और ये सामंत अपनी अपनी सेना लेकर राजा के पास चले गए, राजा की तरफ से युद्ध लड़ा, इन्होंने युद्ध जीत गए, फिर वापस आ गए। तो राजा ने पूछा, बोले पिछले साल का कर दो भेज। तो सामंत कहेगा कि साहब पिछले साल तो युद्ध करने गए थे ना आपके पास, तो पैसा वैसा तो था ही नहीं, जोता लग गया युद्ध में, सेना के खर्चे बड़े में। तो राजा कहेगा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जब शांति व्यवस्था हो तो वापस निश्चित कर जो है वो पहुंचा देना। तो ध्यान रखना, राजा जो है वो जागीरों से, ठिकानों से शांति के समय कर लिया करता था, और युद्ध के समय सैन्य सहायता लिया करता था। जबकि ये ठिकाने और जागीरें राजा अपने भाइयों को देता, अपने रिश्तेदारों को देता, सहगोत्रीय रक्त संबंध से जुड़े हुए लोगों को देता, और बंधु बांधव जो रहते उनको देता। और ये क्यों देता? तो एक तो प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, और एक कि ये लोग भी तो अपना आर्थिक निर्वाह करेंगे, जीवन यापन करेंगे। तो एक इनके आर्थिक जीवन यापन के लिए, आर्थिक निर्वाह के लिए इनको ये जागीरें और ठिकाने राजा प्रदान करता था। कि राजा सामंतों से ऊपर नहीं था, राजा सामंतों से ऊपर नहीं था। ये कभी मत समझना आप
कि जैसे मान लो ये सब तो सामंत है अलग अलग क्षेत्रों के, और राजा इनमें सबसे ऊंचा अधिकारी है। नहीं, राजा सामंतों से ऊपर नहीं था, बल्कि राजा समकक्षों में प्रधान था। सबकी एक ही कैटेगरी थी, लेकिन सभी भाई राजा नहीं बन सकते, तो बड़े बड़े को राजा बना दिया, और बाकी जो सामंत है, बाकी जो छोटे भाई है, वो सामंती क्षेत्रों में रहकर राजा की सहायता करेंगे। तो राजा सामंतों से ऊपर नहीं था, बल्कि सामंतों के समकक्ष था, और राजा समकक्षों में क्या था, सामंतों की श्रेणी में प्रधान था। ये ध्यान रखना है विशेष। तो राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पद सोपान वाली नहीं थी। यहाँ पर जो पद सोपान का मतलब जानते हो, जैसे मान लो ये सबसे बड़ा राजा, फिर राजा के नीचे सामंत, फिर ये वो, ऐसा नहीं था शुरू में। तो पद सोपान वाली व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जो थी वो समकक्ष व्यवस्था थी कि सभी लोग एक ही लाइन में थे, और जो सबसे आगे था उसे राजा कहते थे। ठीक है, और राजा भी समकक्षों के इनके समान ही था, और समकक्षों में क्या था, सबसे आगे था, प्रधान था, बस। तो राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पद सोपान वाली नहीं है, समकक्ष वाली है, कि राजा भी सामंतों के समकक्ष है, सभी भाई तो हैं, बस फर्क इतना ही कि बड़े भाई को राजा बना दिया। तो ध्यान रखना कि राजा सामंतों से ऊपर नहीं था, राजा समकक्षों में क्या माना जाता था, प्रधान माना जाता था। इसलिए सामंतवादी व्यवस्था को टेंट के समान बताया गया है। ध्यान रखना ये बात कि राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था को किसके समान बताया गया है, टेंट के समान। बोले टेंट के समान कैसे होगी साहब, ये समझाओ तो सही है। मैं तो देखो टेंट लगा के तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन वैसे बताऊंगा कि टेंट में क्या होता है कि चारों कोनों में चारों पिलर होते हैं, और बीच में होता है एक बड़ा पिलर जो पूरे टेंट का भार अपने ऊपर रखता है, टेंट को ऊंचा रखता है हमेशा, और चारों कोनों में 4 पिलर होते हैं। अब टेंट के समान क्यों बताया कि देखो बीच का पिलर तो हो गया राजा, और बाकी जो चारों कोनों के 4 पिलर है वो हो गए सामंत। अगर राजा पर संकट आएगा, राजा पर संकट है, राजा अगर हट गया, राजा मर गया, किसी ने राजा पर अधिकार कर लिया राज्य पर, तो टेंट बीच में से झूल जाएगा, और टेंट झूलेगा तो बाकी पिलरों को लेके बैठेगा। तो ध्यान रखना, इस टेंट को बचाने के लिए, बीच के पिलर को बचाने के लिए, ये बाकी के जो पिलर थे ये हर समय राजा की सहायता के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, तो ये चारों पिलर भी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से भी अगर एक पिलर हट गया तो टेंट झूल जाएगा। और बीच का पिलर सबसे प्रमुख है, क्योंकि बीच का पिलर हट गया तो पूरी व्यवस्था ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो नया राजा बनेगा वो अपने भाई बंधुओं को, इन सबको जागीरें बांटेगा, ठिकाने बांटेगा। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था जो है वो किसके समान है, टेंट के समान है। दोबारा रिपीट करता हूँ, वापस ध्यान से सुनना कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। एक राज्य होता था, राज्य में राजा होता था, राजा के कई सारे बेटे होते थे, उन बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा होता था, भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था वो राजा बनता था। और ये समकक्षों में प्रधान, यानी कि सभी भाई एक कैटेगरी में है, जो सबसे बड़ा भाई वो राजा है। इसके अलावा अन्य भाइयों को भूमि आवंटित की जाती थी, जिनको जागीर या ठिकाना कहते थे, और जागीर और ठिकाना जिसके पास होता था उसे क्या कहते थे, सामंत कहते थे। फिर मैंने समझाया कि साहब राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, बल्कि सभी भाइयों की क्या थी, सामूहिक धरोहर थी। राज्य पर अगर आक्रमण होता तो ये नहीं माना जाता कि राजा पर ही आक्रमण हो रहा है, पूरे भाइयों पर, सामंतों पर सबका अधिकार खतरे में है। इसके अलावा राजा को उस समय कुम्हाड़ कहते थे, धर्मावतार कहते थे, माई बाप कहते थे, अन्नदाता कहते थे। और कुम्हाड़ क्यों कहते थे, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रजा की रक्षा का भार हमेशा राजा अपने कंधों पर रखता था, और पहली जो प्रायोरिटी थी वो जनता की सुरक्षा को दी जाती थी, इसलिए राजा को क्या कहा जाता था, कुम्हाड़ कहा जाता था। फिर हमने पढ़ा कि साहब ये बड़ी सारे राज्य हैं, एक तो बन गया राजा और बाकी भाइयों को दे दिया ठिकाने और जागीरें, और सब हो गए सामंत। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये सामंत अपने ठिकाने के, अपनी जागीर के राजा ही होते थे। जो भी निर्णय लेना होता था, ये को लेना होता था। एक बात और बताऊं कि सामंत की जो परंपरा थी ये थी इनकी वंशानुगत। ठीक है, मान लो किसी राजा ने अपने दूसरे नंबर के भाई को कोई जागीर दे दी, तो पट्टा लिख के दिया जाता था कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये जागीर तेरे नाम रहेगी, और तेरे बाद तेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा इस जागीर के सामंत बनते हुए शासन चलाएंगे। तो ये जो जागीरें इनको दी जाती, छोटे भाइयों को, रिश्तेदारों को, ये पट्टा लिख के दी जाती, बोले जब तक सूरज चांद है तब तक इन जागीरों का अधिपति तुम्हें ही रहना है। फिर मैंने बताया
कि राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था टेंट के समान थी। टेंट के समान क्यों? क्योंकि सामंत क्यों बनाए जाते थे, तो जागीरें क्यों बांटी जाती थी? तो पहला कारण है प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरा कारण है कि भाइयों को कुछ नहीं दोगे तो भाई विद्रोह नहीं कर देंगे, तो भाई भी तो अपना जीवन गुजारेंगे, अपने आर्थिक जीवन का निर्वहन करेंगे। तो आर्थिक जीवन का निर्वहन करने के लिए इनको ये जागीरें, ये ठिकाने दिए जाते। ये सामंत क्या करते कि शांति के समय यहाँ से कर वसूलते, उसका एक भाग राजा को पहुंचाते, बाकी अपनी शासन व्यवस्था चलाने में लगाते, और युद्ध के समय अपनी सेना लेकर राजा की सहायता के लिए तुरंत लड़ने के लिए पहुंच जाते। और ये सामंतवादी व्यवस्था जो थी जागीरों की और ठिकानों की, ये वंशानुगत थी, यानी कि किसी भाई के नाम कोई जागीर कर दी, पट्टा लिख के दे दिया, फिर उसका बेटा उसका बेटा वो वंशानुगत उस क्षेत्र पर जागीर पर अधिकार करेंगे। फिर मैंने समझाया कि सामंतवादी व्यवस्था टेंट के समान थी, इसमें बीच का पिल्लर होता था राजा, बाकी चारों तरफ सामंत। अगर एक भी पिल्लर हिल गया तो टेंट नीचे गिर जाएगा, लेकिन मुख्य पिल्लर कौन सा होता था? राजा का। फिर मैंने बताया कि सामंतवादी व्यवस्था सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित थी, बंधुत्व पर आधारित थी, राजा सामंतों के ऊपर नहीं था, बल्कि राजा सामंतों के समकक्ष था, और समकक्षों में क्या था? प्रधान था। इसके अलावा राजस्थान में पद सोपान वाली व्यवस्था शुरू में नहीं थी। यह व्यवस्था कैसी थी? समकक्ष वाली। खोज करके उतार लो इसे एक बार। अब यहाँ पर एक अपवाद हम पढ़ेंगे। अपवाद क्या पढ़ेंगे कि कर्नल डोड साहब कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था के बारे में, और कर्नल डोड कहते हैं सब राजस्थान में तो इस प्रकार की व्यवस्था थी जैसा आप बता रहे हो कि राजा सर्वे सर्वानी है, समकक्षों में प्रधान है, पद सोपान में नहीं है कि राजा सबसे ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। एक लाइन है, सबसे आगे कौन है? राजा। लेकिन कर्नल डोड कहता है कि हमारे यूरोप में तो क्या होता है कि रोज राजा और सामंत का जो रिश्ता होता है ना, वो कैसा होता है कि ये एक तरफ तो हो गया राजा। हमारे यूरोप में व्यवस्था कैसी है कि एक तरफ तो हो गया राजा, एक तरफ कौन है? सामंत। अब आपके राजपुताने में तो क्या है कि सब समकक्ष है, राजा सबसे आगे है। लेकिन कर्नल डोड कहता है कि हमारे यूरोप में तो राजा का मतलब होता था स्वामी। अरे राजा का मतलब क्या होता था? स्वामी। और सामंत का मतलब होता था सेवक। राजा सबसे ऊपर है और सामंत उसके क्या है? सेवक है। राजा जैसा कहेगा वैसा उनको करना पड़ेगा। सेवक है, साहब वो नौकर है राजा के। तो यूरोप में जो राजा और सामंत का रिश्ता था वो स्वामी और सेवक का था। लेकिन जब इसने राजस्थान का इतिहास देखा तो इसने देखा कि यह स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है, या राजा और सामंत के बीच में समकक्षता है। दोनों सब जो है वो सेम लेवल पर है, बस पर कितना है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे आगे है, उसको राजगद्दी मिल गई और बाकी लोगों को जागीरें मिल गई, ठिकाने मिल गई, वो सामंत कहलाई। लेकिन सबके पास अधिकार क्या है? बराबर है। तो ये भी ध्यान रखना कि कर्नल डोड कहता है कि यूरोप में राजा और सामंत के बीच में जो रिश्ता था वो स्वामी और सेवक का रिश्ता था। खोज करके उतारो इसे भी। देखो विद्वान, अब तक तो चलो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था राजस्थान में, लेकिन जैसे ही राजस्थान में मुगल काल की शुरुआत हुई, कौन से काल की शुरुआत हुई? मुगल काल की शुरुआत हुई। तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे ही मुगल काल की शुरुआत हुई, और विशेषकर बात करें अकबर के काल की, अकबर के टाइम, तो आपको पता है कि अकबर ने एक व्यवस्था शुरू की थी, मनसबदारी। कौन सी परंपरा शुरू की थी? मनसबदारी परंपरा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने। और जब अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, तब मनसबदारी के आधार पर पदों का अलग अलग वर्गीकरण हो गया। जैसे आप पढ़ते हो ना, किसी को 7,000 की मनसबदारी, किसी को 6,000 की मनसबदारी, किसी को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 1,000, किसी को 10। तो जैसे ये मनसबदारियाँ बटी ना, और जिन राजाओं को जिस प्रकार की मनसबदारी मिला करती थी, वो राजा मुगल दरबार में जाके उसी रैंक के अनुसार बैठा करते थे। तो मुगल काल में, अकबर के काल में जब मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत हुई, जैसे मान लो किसी को 7,000 की मनसबदारी है तो वो सबसे ऊपर है, किसी को 5,000 की मिली हुई है वो उससे नीचा है, किसी को 3,000 की मिली हुई है वो इससे नीचा है, किसी को 1,000 की मिली हुई है ये सबसे नीचा है। तो ये पद सोपान हुए, ये सबसे ऊपर, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे। तो पहली बार जब अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई
तो पहली बार अकबर ने कौन से सोपान शुरू कर दिए? पद सोपान। आप जिसको जिस रैंक की मनसबदारी मिली है उस रैंक के आधार पर उसका स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि जब मुगल काल में पद सोपान के आधार पर सामंती व्यवस्था शुरू हुई तो क्या इसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा? तो हाँ, बिल्कुल पड़ा, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी राजस्थान का जो मूल ढांचा था उसमें बदलाव नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ा, लेकिन राजस्थान में सामंती व्यवस्था का जो मूल ढांचा था उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ। तो मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली बात तो हमने यही पढ़ी है कि सब मुगल काल की शुरुआत हुई, विशेषकर अकबर के काल में तो मनसबदारी प्रथा दी गई, और जैसे मनसबदारी प्रथा दी गई तो पद सोपान शुरू हो गए। 7,000 बड़ा ऊपर, 5,000 बड़ा नीचे, 3,000 बड़ा उससे नीचे, 1,000 बड़ा उससे नीचे। लेकिन क्या इस मनसबदारी प्रथा के बाद राजस्थान में सामंती व्यवस्था में बदलाव हुआ? क्योंकि राजस्थान में समकक्ष चल रहे थे सब, तो क्या ऊपर नीचे हो गए? तो हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी राजस्थान में सामंती व्यवस्था का जो मूल ढांचा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी वो लोग समकक्ष श्रेणी के आधार पर शासन चला रहे हैं। पहुंच करके से उतारो, ठीक है। अब इसके आगे समझो, राजस्थान की बात करते हैं विशेष तौर पर। तो देखो साहब, राजस्थान में बात कर रहे हैं राजा की और सामंत की, कि दोनों समकक्ष हैं। बस फर्क इतना है कि राजा मुखिया है, बाकी सब इसके सदस्य हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि राजा और सामंत के बीच में संबंध किस प्रकार के थे, ढंग से समझने के बाद, कि राजपूताना क्षेत्र में राजा के बीच और सामंत के बीच संबंध किस प्रकार के थे, तो यहाँ पर जो संबंध थे वो संबंध था सम्मान और कर्तव्य का संबंध। एक तो सम्मान का संबंध था और एक कैसा संबंध था? कर्तव्य का संबंध। तो सम्मान व कर्तव्य का संबंध था राजा और सामंत के बीच। बोला कैसे? बोला राजा तो सामंत को सम्मान देता था, राजा जो है वो सामंत को क्या देता था? सम्मान। जैसे कोई भी सामंत है तो घर वाले तो रहते थे, तो राजा कहता था आओ काका जी, आओ भाई जी, तो सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता था। तो राजा सामंत को क्या देता था? सम्मान। उसी के बदले सामंत राजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा से काम करते थे। सामंत राजा के साथ किस निष्ठा से काम करते थे? कर्तव्य निष्ठा से काम करते थे। तो राजस्थान में राजा और सामंत के बीच के जो संबंध है वो सम्मान और कर्तव्य का संबंध है, कि राजा सामंत को सम्मान देता था और सामंत राजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा से क्या करते थे? काम करते थे। यहीं पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि राजा सामंतों को किस प्रकार का सम्मान देता था, किस प्रकार के विशेषाधिकार सामंतों को दे रखे थे, वो बताना जरा। तो यहीं पर हम बात करेंगे सबसे पहली कि राजा सामंतों को किस प्रकार के अधिकार दे रखे थे, किस प्रकार का सम्मान दिया करता था, किन प्रकार से उनको आदर दिया करता था। तो 3 प्रकार का सम्मान देता था मूलतः। मुख्यतः राजा जो है वो राजस्थान में सामंतों को कितने प्रकार का सम्मान देता था? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के विशेषाधिकार राजस्थान के सामंतों को मिले हुए थे। कौन से 3 प्रकार के अधिकार? देखो, पहला जो अधिकार है वो पहला अधिकार है ताजीम। पहला विशेषाधिकार, पहला सम्मान जो सामंतों को मिलेगा वो कौन सा होता था? ताजीम। दूसरा होता था बाह पसाओ, बाह है पसाओ। और तीसरा सम्मान जो राजा सामंत को देता था वो था हाथ कुरब, हाथ कुरब। तो 3 प्रकार का सम्मान हो गया। एक तो हो गया ताजीम, एक हो गया बाह पसाऊ, एक हो गया हाथ कुरब। अच्छा, क्या होते थे ये? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताजीम क्या होती थी। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि ऐसा सामंतों को मिली हुई थी सब अधिकार। तो ऐसा सामंत ताजीम सम्मान क्या होता था, विशेष अधिकार क्या होता था? तो ऐसा सामंत जिसको ताजीम मिली हुई है, ये 2 प्रकार की होती थी। एक बात और ध्यान रखना, एक ताजीम कितने प्रकार की होती थी? 2 प्रकार की। तो ताजीम होती थी 2 प्रकार की। एक तो होती थी इकेवड़ी और एक होती थी दोवड़ी। एक तो इकेवड़ी ताजीम
और एक कौन सी ताजीम होती थी, दोहरी ताजीम। इसका मतलब समझो, मतलब यह है कि ताजीम जिस सामंत को मिली हुई रहती थी, जिसको एक विशेष अधिकार मिला हुआ रहता था, ये क्या होता था कि जब भी कोई ताजीमदार, जब भी ऐसा सामंत जिसको ताजीम का सम्मान मिला हुआ है, जैसे ही वो राज दरबार में आता और पहला कदम रखता राज दरबार में, तो उसके अभिवादन में राजा खड़ा होता और अभिवादन करके उसका सम्मान करके उसको बुलाता। तो ताजीमदार के आने पर राजा खड़े होकर उसका अभिवादन करता। तो अगर खड़े होकर अभिवादन कर रहा है आते समय, तो वो तो कहलाती है इकेवड़ी ताजीम। और आते समय भी, और जब दरबार पूरा होने के बाद वो ताजीमदार जा रहा है, तब भी राजा खड़ा होकर उसका अभिवादन कर रहा है। तो केवल आने पर राजा खड़ा होकर उसका अभिवादन कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, तो वो इकेवड़ी ताजीम वाला है। और जो बड़े होते, जिनका कोई ज़्यादा विशेष अधिकार होता, तो जिनके आने पर और जाने पर राजा खड़े होकर, जिनके आने पर भी और जिनके जाने पर भी दोनों टाइम राजा खड़ा होकर उनका अभिवादन करता, तो वो कौन सी ताजीम होती थी, दोहरी ताजीम। तो ताजीम किसे कहते हैं कि जिस सामंत के आने पर राजा खड़े होकर अभिवादन करे, आते समय अभिवादन कर रहा है तो केवल इकेवड़ी ताजीम है, और आते और जाते समय खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहा है, तो मतलब कौन सी ताजीम मिली हुई है उसे, दोहरी ताजीम मिली हुई है। तो देखो, ताजीम के बारे में एक कहानी भी चलती है कि जोधपुर के एक राजा थे विजय सिंह जी, और ये उस समय की घटना है जब मराठों ने विजय सिंह जी को परेशान कर रखा था। तो उस समय क्या हुआ कि एक सामंत आया विजय सिंह जी के पास, बोला साहब महाराजा बात ऐसी है कि आप मुझे ताजीम प्रदान कर दो, यानी कि जब भी मैं आपके दरबार में हूँ आप खड़े होकर मेरा अभिवादन किया करो, और इसके बदले में आपको जितने भी पैसे चाहिए ना मैं आपको दूंगा, बस मुझे ताजीम वाला सम्मान दे दो आप। तो विजय सिंह जी ने पहले तो गंभीर मुद्रा में उसे देखा, और उसे देखने के बाद कहा कि हे दोस्त, ताजीम पैसों से नहीं मिलती, ताजीम सर कटाने से मिलती है। अगर किसी युद्ध में तेरा सर कट जाए और मारवाड़ी की रक्षा के लिए तू मर जाए, तो तेरे आने वाली 7 पुश्तों को हम ताजीम, इकेवड़ी, दोहड़ी सब दे देंगे, लेकिन ताजीम पैसों से थोड़ी मिलती है, सर कटाने से मिलती है, कोई विशेष काम करना पड़ता है। तो कई लोग होते थे जो पैसे देकर भी ताजीम खरीदना चाहते थे, इतना सम्मान था ताजीम का। दूसरी बात मैं बताऊं कि एक घटना है मेवाड़ के राजा राज सिंह की। कभी मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहुत उग्र राजा थे, बड़े गुस्सेल राजा थे। जहाँ बैठते थे दरबार में वहीं बगल में मूसल रखते थे, कोई भी 3 बात करता है मूसल घुमा देते हैं। तो एक बार की बात है कि राज सिंह जी जब मेवाड़ के महाराणा थे, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था शाहजहां, और आपको मैंने पढ़ाया होगा कि राज सिंह जी ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत और घेराबंदी का काम शुरू करवा दिया था। तो उस समय शाहजहां को पता चला, और शाहजहां ने पहली बार राज सिंह को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। देखो, मुगल काल में जो दूत को हम कहते थे, वो दूत को कहते थे एलची, ये भी ध्यान रखना, दूत को क्या कहा जाता था, एलची। तो शाहजहां ने राज सिंह को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा, चंद्रभान। अब शाहजहां के पास शाहजहां का पत्र पहुंचा राज सिंह के पास कि तुम इस तरीके से मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर रहे हो, चित्तौड़ की मरम्मत करवा रहे हो, और चंद्रभान आ रहा है, ये तुमसे कारण बताओ, नोटिस मांगेगा कि क्या चक्कर है, क्यों करवा रहे हो तुम ऐसा। तो जैसे राज सिंह जी के पास वो पत्र पहुंचा, राज सिंह जी ने कहा कि ठीक है, दरबार लगा हुआ था। राज सिंह जी ने अपने सभी दरबारियों का कि देखो रे भाई, 3-4 दिन बाद में चंद्रभान जो है वो मेवाड़ में आ रहा है, और मुगल मेवाड़ संधि का हमने जो उल्लंघन किया है उसके बारे में पूछेगा, तो हम सब मिलकर उससे बातचीत करेंगे। इसे कहते हैं कि राजा खुद की इच्छा से काम नहीं करता था, समकक्ष जितने भी ताजीमदार थे, जितने भी सामंत थे, सबको कह दिया कि आप सबको दरबार में उपस्थित रहना है उस समय, और हम सब मिलकर उसके सामने क्या करेंगे, बात करेंगे। ये नहीं है कि अकेले में ले गए यार बेला फुसला की बात कर ली। तब राज सिंह ने कहा कि देखो, चंद्रभान 3-4 दिन बाद आ रहा है, और मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि आप में से जितने भी ताजीमदार हैं, जिनके आने पर जाने पर मैं अभिवादन के रूप में खड़ा होता हूँ, वो यार ऐसा करना कि उस दिन जब मीटिंग हो तो आधे घंटे पहले आ जाना, क्योंकि मीटिंग चल रही होगी, आप लोग आओगे, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा थोड़ा सा। तो ऐसा करना, तुम लोग आधे घंटे पहले आ जाना मीटिंग के। और ये दरबार में तो काज होगा। राज सिंह जी ने सभी ताजीमदारों को पत्र लिखकर और भेजा कि साहब इतनी तारीख को चंद्रभान आ रहा है और इतने बजे से मीटिंग है, और मीटिंग के आधे घंटे पहले आप सब लोग आ जाना, ताकि जब भी आप हो
मैं खड़ा होकर आपका सम्मान कर सकूं, अभिवादन कर सकूं, क्योंकि आप हमारे क्या हो, ताजिमदार हो। अब क्या हुआ कि सबको पत्र लिखकर भेज दिया। सभी जो ताजिमदार थे वो मीटिंग के आधे घंटे पहले आ गए। मीटिंग शुरू हो गई, लेकिन एक ताजिमदार रह गया साहब। एक चारण कवि था जिसको राज सिंह जी ने उसकी कविताओं से प्रसन्न होकर एक जागीर दे रखी थी, छोटा सा ठिकाना दे रखा था। और जैसे ही वो चारण कवि, जैसे ही वो ताजिमदार कवि दरबार के अंदर आने लगा, तो गेट कीपर जो होता है द्वारपाल, उसने उसको रोक दिया। बोला, हे चारण महोदय, आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मीटिंग शुरू हो गई। और अब अगर आप अंदर जाओगे ताजिमदार हो, तो राज सिंह जी आपके जाने पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सबको पहले आधे घंटे पहले बुला लिया उन्होंने। अच्छा नहीं लगता यार, दिल्ली के सुल्तान का दूत आया हुआ है, कैसे बीच दरबार में खड़े होकर आपका अभिवादन करेंगे। तो अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। चारण कवि ने कहा कि तू कौन है, पता है, ताजीम मिली हुई है मेरे को, जाने दे अंदर। अब द्वारपाल को साइड में करके वो ताजिमदार जो था वो जैसे अंदर गया, पहला पैर रखा दहलीज के अंदर। राजा ने उसको देखा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, खड़े नहीं हुए राजा, क्योंकि चंद्रभान बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी, सबको कह रखा था पहले मैं आधे घंटे पहले आना। दूसरा कदम रखा, चारण कवि के अंदर मन के अंदर गुस्सा ही गुस्सा व्याप्त, मन ही मन उसके अंदर आग उत्पन्न हो रही। तीसरा कदम रखा, राज सिंह जी खड़े नहीं हो रहे, तो चारण कवि को गुस्सा आ गया साहब, और उसने बड़े दरबार में एक दुआ कहा था कि गया राजा जगत सिंह राज सिंह के पिताजी थे, कि गया राजा जगत सिंह जगतरा रखवाड़ा, और पीछे रहेगी चिरमणिया कदे मुंह काला। यानी कि वो जगत सिंह जो जगत का रखवाड़ा था वो तो चला गया, और ये पीछे चिरमणिया को छोड़ गया जो मुंह काला करवाएगी और कुछ नहीं करेगी। और जैसे अपमान कर दिया राज सिंह जी का उस चारण कवि ने, राज सिंह ने अपना मुंह उठाया और बड़े दरबार में उसकी हत्या कर दी। इतना गुस्सेल आदमी राज सिंह। इसके गुस्से की दूसरी कहानी भी आपने कभी सुनी होगी कि राज सिंह जी की एक रानी थी जिसका बेटा था सुल्तान सिंह, और रानी अपने बेटे सुल्तान सिंह को राजगद्दी दिलवाना चाहती थी। तो मंत्रियों से, पुरोहितों से, इनसे साठ गांठ करके रानी ने योजना बनाई कि मैं जैसे तैसे करके जो है वो राजा को धीरे धीरे जहर देना शुरू करना है, और धीरे धीरे जहर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, एक दिन टपक जाएगा ये। और पहले जहर कैसे देते हैं, तो कांच पीस कर मिला देते हैं, क्योंकि कांच स्लो पॉइजन होता है। धीरे धीरे जब रोजाना दिया जाएगा तो अंदर जाके शरीर को खोखला करेगा, और खोखला होने के बाद व्यक्ति की हथड़ियाँ कट जाएगी अंदर से और व्यक्ति मर जाएगा। तो क्या हुआ, रानी ने पुरोहित को चुना कि पूरी घटना को तुझे अंजाम देना है। पुरोहित जी ने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए रसोई से साठ गांठ की, और रसोइयों को सेटिंग वेटिंग करके रसोइयों को कह दिया कि रोजाना राज सिंह जी के भोजन में थोड़ा थोड़ा कांच पीस मिलाकर देते रहना, ताकि सुल्तान सिंह राजा बन सके। अब क्या हुआ कि जब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो उस पुरोहित का एक नौकर था जो अपने ससुराल जा रहा था। पुरोहित जी के पास गया भागता भागता, बोला, पुरोहित जी ससुराल जा रहा हूँ, छुट्टी भी चाहिए, आपकी तलवार चाहिए साहब, थोड़ी इंप्रेशन जम जाएगा मेरे ससुराल में, तो तलवार दे दो। पुरोहित ने कहा कि ले जा यार तलवार, तेरे को लेके जाना है। तो वो नौकर पुरोहित जी की तलवार लेकर जो है वो अपने ससुराल पहुंचा, और ससुराल वालों के सामने तलवार लटका के गया, तो अलग इंप्रेशन पड़ा उसका। और ससुराल वालों के सामने उसने मयार में तलवार निकाली, साफ करने के लिए, दार वार देने के लिए, और देखो मैं कितना काम में लेता हूँ तलवार। और जैसे ही मयार में से तलवार निकाली, तो उस तलवार के साथ एक चिट्ठी निकली साहब। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि पुरोहित किस प्रकार रसोइयों के साथ साठ गांठ करके राज सिंह को जहर देने की योजना बना रहा था। जैसे ही चिट्ठी पड़ी, वो नौकर वहाँ ससुराल छोड़ छाड़ के सीधा राज सिंह जी के पास पहुंचा। बोले, महाराज मुझे नहीं पता, मुझे तो वैसे चिट्ठी मिली, पुरोहित की तलवार लेकर गया था, ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे माफ करो, लेकिन मैं तो आपका हितैषी हूं, इसलिए चिट्ठी लेके आया हूँ। अब जैसे ये चिट्ठी पहुंची, राजा ने पढ़ा कि अच्छा। पहले तो राज सिंह जी गए पुरोहित के पास, मूसल की देके उसको मारा, फिर गए रानी के पास, मूसल की देके रानी को मारा। और कहते हैं कि रानी के बेटे सुल्तान सिंह को जब पता चला ना, तो डर के मारे उसने खुदकुशी कर ली थी। इतना बेखौफ राजा हुआ है राज सिंह। और राज सिंह को पश्चाताप भी होता था, पहले तो मार देता था गुस्से में, मारते उसमें उसको रियलाइज होता है कि यार काम बहुत गलत किया। तो एक बार राज सिंह जी पंडित जी के पास गए, और पंडित जी के पास जाके बोले कि यार पंडित जी, बहुत पाप किए हैं जीवन में, इन पापों से मुक्ति का क्या उपाय है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो राजा, हर पाप से मुक्ति तब मिलती है जब राजा युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो आप लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाओ, 100% मुक्ति मिल जाएगी पापों से भी और जीवन से भी। राजा ने कहा कि साहब ये मेरे हाथ में थोड़ी है, मान लो कोई युद्ध हुआ ही नहीं और आदमी स्वरों को लुटा ही नहीं, वैसे भी तो मर सकता हूँ, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। युद्ध में लड़ने का मौका राजपूत को नहीं मिलता, वीर गति को प्राप्त होने का मौका राजपूत को नहीं मिलता। लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि मैं युद्ध में मरूंगा, मान लो 2 साल बाद युद्ध होगा, उससे पहले ही मेरे को मौत आ गई, मैं मर गया, तो
ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। राज सिंह ने मुस्कुरा के बोला, पंडित जी मेरी साथ ही टिटोली कर रहे हो, हैं मेरे साथ ही मजाक कर रहे हो, करा देंगे भोजन। तो कोई ढंग का उपाय बताओ यार, जिससे आत्मसंतुष्टि भी मिले। तब पंडित जी ने कहा कि देखो, एक बड़े जल स्रोत का निर्माण करवाओ। और कहते हैं कि जो आदमी जितने बड़े जल स्रोत का निर्माण करवाता है उतने ही पाप उसके कट जाते हैं। और उसी समय मेवाड़ में पड़ा अकाल, और तभी राज सिंह जी ने एक झील बनवाई, राजसमंद झील। तो इतिहास में कई कहानियां हैं जो छुपी हुई है। तो ताजिम समझ में आ गई कि जिस सामंत को ताजिम का सम्मान दिया जाता, उसके आने पर राजा खड़ा होकर अभिवादन करता। केवल आने पर अभिवादन करता तो एक एवड़ी ताजिम थी, आने और जाने पर खड़ा होकर उसका अभिवादन करता तो दौड़ी ताजिम थी। दूसरा अधिकार जो सामंतों को दे रखा था राजा ने, वो था बापसाव। बापसाव क्या होता कि जैसे मान लो कोई सामंत दरबार में आया, राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है, सामंत राजा के पास गया और अपनी तलवार राजा के घुटनों को टिका दी, राजा के घुटनों से लगा दी, और अपनी कटार राजा के घुटनों से लगाई। तो राजा ने उसकी पीठ थपथपा दी, बोला शाबाश तू है मेरा शेर। तो वो जो सम्मान था, वो जो विशेषाधिकार था, उसे क्या कहते थे, बापसाऊ। तो जब भी कोई सामंत राजा के दरबार में जाता और अपनी तलवार राजा के घुटनों से लगाता और राजा खुश होकर उसकी पीठ थपथपाता, तो वही सम्मान कौन सा था, बापसाऊ। बोले शाबाश मेरे शेर, यही उम्मीद है तेरे से कि दुश्मन को, शत्रुओं को समय आने पर मार काट मचा देगा और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने के लिए तैयार रहेगा, यही उम्मीद है। तो वो अधिकार कौन सा था, बापसाऊ। एक था आत्कुरम, ये भी सेम बापसाऊ जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। कि सामंत गए राजा के दरबार में, राजा के जाके घुटनों के तलवार लगाई, तो राजा ने पहले तो उसकी पीठ थपथपाई, और पीठ थपथपाने के बाद अपना हाथ अपने हृदय के लगा दिया कि पल पल दिल के पास रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो हैं। तो पहले तो उसकी पीठ थपथपाई, और पीठ थपथपाने के बाद अपना हाथ जो है अपने हृदय के लगा लिया कि तुम्हारी जगह यहाँ पर है। और इतना ही तो काफी होता है मंत्रियों के लिए, सामंतों के लिए, कि राजा ने सबके सामने कह दिया कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो कम बात थोड़ी है। तो 3 प्रकार का सम्मान। अच्छा, ये आजकल भी होता है। एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, उस मिर्जापुर में जो प्रशासन का अधिकारी होता है, गुंडा जिसके हाथ में बागडोर रहती है, वो थे कालीन भैया, और उन्हीं का बेटा होता है मुन्ना भैया। कहते हैं जो मुन्ना को शराब के ठेके लेने का टेंडर नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो वो सरकार के मंत्री के पास गए और बोले कि साहब मंत्री जी मुझे टेंडर मिलना चाहिए। मंत्री ने मुन्ना भैया से कहा कि आप मिल जाएगा, तेरे को टेंडर में बात करूंगा। इतना सुनते मुन्ना भैया बाहर आ गए। अब ध्यान रखना, अगर मंत्री ने कहा ना कि मैं फोन पे बात कर लूंगा तेरे से, इसका मतलब काम नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो मुन्ना भैया बाहर निकल के आ गए। 1-2 साल बीत गए, शराब का कोई ठेका उनको नहीं मिला। 2-3 साल बाद क्या हुआ कि जब चुनाव का टाइम आया, तो वही मंत्री जी जो है मुन्ना भैया के इलाके में चुनाव का प्रचार करने के लिए आए। और जैसे ही मंत्री थे उस समय तो चुनाव का प्रचार करने के लिए आए, तो रैली को संबोधित किया। तो उसमें सभी उनके पिताजी सब मौजूद थे, मुन्ना भैया भी कोने मौजूद थे। और जैसे ही मंत्री जी ने मुन्ना भैया को देखा, मंत्री जी मुन्ना भैया के पास गए, पीठ तो दबाई और बोला और कैसे हैं माताजी पिताजी, सब ठीक है और बढ़िया चल रहा है तुम्हारा काम। इतना सुनते मुन्ना भैया गदगद हो गया। बोला यार मंत्री जी ने काम नहीं करवाया, जो तो नहीं करवाया कोई बात नहीं, लेकिन सबके सामने मुझे एक कोने में ले जाके मेरे पीठ थपथपा रहे हैं, तो बस मेरा दिल खुश कर दिया। और मंत्री जी पीठ थपथपा के चले गए। जैसे मंत्री जी पीठ थपथपा के गए, तो वो जो शराब आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, जो शराब के ठेके में बांटता था, वो आया मुन्ना भैया के पास। यार मुन्ना भैया तुमने बताया नहीं मंत्री जी के इतने खास हो कि मंत्री जी तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे तुम्हारी फाइल तो रेडियो की पड़ी हुई है ऑफिस में, जब चाहो तब लेके आ जाना। तो इस तरीके से भी काम हो जाते हैं कई बार कि डायरेक्ट मंत्री को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी अधिकारी को, और मंत्री हर अधिकारी को थोड़ी कहेगा। तो इशारों में भी कई बात कह दी जाती है। तो वही सम्मान कौन सा हो गया, आत्कुरब। तो सामंत के आने पर राजा खड़ा होकर उसका अभिवादन करेगा, ताजिमदार है। आने पर ही खड़ा होगा इकेवड़ी, आने और जाने पर खड़ा होगा दोवड़ी। वापस आओ। जैसे ही सामंत दरबार में आया, राजा के घुटनों की अपनी तलवार लगाई, राजा ने उसकी पीठ थपथपाई, तो वापस आओ का सम्मान है। जैसे कोई सामंत दरबार में आया, उसने राजा के घुटनों की तलवार लगाई, राजा ने उसकी पीठ थपथपाई, और पीठ थपथपा के वो हाथ अपने हृदय के लगा लिया कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो वो सम्मान कौन सा हो गया, आत्कुरब हो गया। एक बार पहुंच करके इसको लिख लेना। इनकी डेफिनेशन मैंने आगे लिख रखी है और बहुत ढंग से लिख रखी है, ध्यान रखना।
इनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आगे लिख रखी है और बहुत आराम से व्यवस्थित तरीके से लिख रखी है। ये हिसाब देखो, ताजिम किसे कहते हैं? तो सामंत के दरबार में हाजिर होने पर राजा खड़े होकर उनका अभिवादन करता है। केवल आने पर अभिवादन करेगा तो एक बड़ी ताजिम है, आने और जाने दोनों समय करेगा तो दो बड़ी ताजिम है। बाबसाव किसे कहते थे? तो सामंत दरबार में आने पर राजा के घुटनों से अपनी तलवार छूता तथा राजा उसकी पीठ थपथपाते थे, वो कहलाती थी बाबसाव। और हाथ कुरब किसे? तो राजा सामंत के कंधे पर हाथ रखकर उस हाथ को अपने हृदय के लगाता तो वो कौन सी सम्मान कहलाता? हाथ कुरब। पहुंच करके इसे उतारो एक बार। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये तो हो गए राजाओं द्वारा सामंतों को दिए गए विशेषाधिकार। ताजिम की सम्मान दे दिया, बाबसाव का सम्मान दे दिया, हाथ कुरब का सम्मान दे दिया। लेकिन आगे की व्यवस्था पढ़ने से पहले कि राजा का तो हमने पढ़ लिया, ध्यान से सुनना कि राजा का तो हमने पढ़ लिया कि राजा सामंत को सम्मान देता था और ये 3 प्रकार के सम्मान देता था। लेकिन सामंत राजा के प्रति कौन से कर्तव्यों के साथ काम करते थे, कौन से कर्तव्य निष्ठा निभाते थे, वो भी पढ़ना बाकी है। इसी के दौरान मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कि राजा ने अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूसरे लोगों को जो जागीरें दे रखी है, जो ठिकाने दे रखे हैं, वो कितने प्रकार के होते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जागीरों के प्रकार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आज? जागीरों के प्रकार। जागीर कितने प्रकार की होती थी? तो जागीरों के प्रकार। और विद्वानों में आपको बता दूं कि जागीर होती थी 4 प्रकार की। कितने प्रकार की जागीर होती थी? तो 4 प्रकार की जागीर होती थी। कौन सी 4 प्रकार थी जागीर के, वो मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत गंभीरता से समझना है आपको। तो जागीर कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार की होती थी। ठीक है, कौन से 4 प्रकार थे वो हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली जागीर होती थी सामंती जागीर। सामंती जागीर। तो पहली जागीर जो होती थी विद्वानों, वो कौन सी होती थी? सामंती जागीर होती थी। इसमें क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो समझाऊंगा अभी। दूसरी जो जागीर होती थी वो होती थी हुकूमत जागीर। हुकूमत जागीर। तो दूसरे प्रकार की जो जागीर होती थी वो कौन सी होती थी? हुकूमत जागीर। तीसरे प्रकार की जो जागीर होती थी वो होती थी भूम जागीर। भूम जागीर। तो तीसरे प्रकार की जागीर भूम जागीर होती थी। और चौथे प्रकार की जो जागीर होती थी वो होती थी शासन जागीर। शासन जागीर होती थी। तो चौथे प्रकार की जागीर कौन सी? शासन जागीर। तो प्रश्न आ जाए कि जागीर कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा था इसमें? सामंती जागीर। दूसरी हुकूमत जागीर। तीसरी भूम जागीर। और चौथी जो थी वो कौन सी थी? सामंती जागीर थी साहब। ठीक है, अब देखो इनमें अंतर पढ़ते हैं कि सामंती जागीर किसे कहते हैं। तो ये तो रामायण पढ़ रहे जब तक कि राजा अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार में आ गए उनके भाई, इनको जो जागीर देता था, ब्लड रिलेटिव्स को जो जागीर देता था, सहगोत्रीय रक्त संबंध वालों को जो जागीर देता था, बंधुओं को जो जागीर देता था, वो कौन सी कहलाती थी? सामंत जागीर कहलाती थी। तो अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को राजा जो जागीर देता था वो क्या कहलाती थी? सामंती जागीर कहलाती थी। और ये जो सामंती जागीर होती थी ये इनकी होती थी वंशानुगत। वंशानुगत होती थी। जैसे किसी भाई को किसी जगह का पट्टा लिख दिया तो लिख देता पट्टे के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये जागीर तेरी रहेगी, तेरे वंश वाले अधिकार करेंगे, तेरे बाद तेरा बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, सारे पोते अधिकार करेंगे। तो राजा अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को जो जागीरें देता था वो सामंती जागीर कहलाती थी। और ये सामंती जागीर क्या होती थी? वंशानुगत, की एक बार जिसके नाम कर दी उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी उस जागीर पर अपना अधिकार करेगी, शासन करेगी। तो ये सामंती जागीर हो गई। हुकूमत जागीर किसे कहते थे? तो ये मिलती थी सब योग्यता से। किससे मिलती थी? योग्यता से। आज भी प्रशासन 2 प्रकार का, एक तो मंत्रियों का और एक योग्य लोगों का, प्रशासनिक अधिकारी है सब, गजेटेड अफसर। हुकूमत जागीर किसे मिलती? तो जैसे मान लो
राजा को अपना वित्त मंत्री बनाना है किसी को, कौन सा मंत्री बनाना है? वित्त मंत्री। सीए का काम करवाना है किसी से, अकाउंटेंट का काम। और किसी भाई में इतने डोल नहीं, किसी ने पात्रता पास नहीं की, किसी को गुणाभागी नहीं आता, तो वो कैसे वित्त मंत्रालय का लेखा जोखा नहीं कर सकता है? तब राजा ऐसे आदमी को ढूंढता जो इन कार्यों में निपुण होता, और राजा उसे ढूंढ के उसे वो काम देता। तो व्यक्ति कहता है कि साहब तनख्वाह कितनी दोगे? तो राजा कहते क्या तनख्वाह उनका नहीं देंगे, तुझे एक जागीर दे देंगे, उस जागीर में तू रहना, वहाँ से जितना भी लगाना है उसका एक भाग तो अपनी तनख्वाह के रूप में रखना, और बाकी जो भाग है वो हमारे तक पहुँचा देना। तो प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को तनख्वाह के बदले जो जागीर दी जाती थी वो कौन सी कहलाती थी? हुकूमत जागीर। तो प्रशासनिक अधिकारी आ गए तो इसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों को अर्थात कर्मचारियों को जो जागीर दी जाती थी तनख्वाह के बदले, साहब ये जागीर तुम्हारे नाम कर रहे हैं, और इस जागीर से जितना भी राजस्व आएगा उसका एक भाग तुम रख लेना अपनी तनख्वाह के रूप में, और बाकी हमारे तक पहुंचा देना। तो वो जागीर क्या कहलाती थी? हुकूमत जागीर कहलाती थी। और बताओ ये वंशानुगत रहेगी कि नहीं रहेगी? तो कभी नहीं रहेगी, जब तक ये काम करेगी। जरूरी थोड़ी है जिसको वित्त मंत्री बनाया उसका बेटा भी जोड़ बाकी में इतना ही होशियार हो, वो फेल भी तो हो सकता है। तो जब तक राज्य की सेवा में ये लोग काम करेंगे तब तक इनको ये जागीरें मिलेगी। इनके बाद जैसे ये मर गए तो किसी दूसरे को उस पोस्ट पे नियुक्त किया जाएगा और वो जागीर उसे दी जाएगी। तो ये जो जागीरें होती थी ये अवंशानुगत होती थी, अवंशानुगत होती थी, यानी कि वंशानुगत नहीं थी, ये कैसी थी? अवंशानुगत थी। ठीक है। फिर आती है भौम जागीर। सबसे पहले भौम शब्द पढ़ा होगा आपने, भूमिया। राजस्थान में एक लोक देवता है भूमिया जी महाराज, भूमिया जी। और भूमिया जी हम किसे कहते हैं? तो क्षेत्रपाल देवता को। राजस्थान में क्षेत्रपाल देवता को क्या कहते हैं? भूमिया जी। आपको पता होना चाहिए कि विद्वानों, ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है, अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है, वही भूमिया जी कहलाएगा। तो इनका जो चबूतरा होता है, इनका जो मंदिर होता है, इनका जो स्मारक होता है, वो गांव की सीमा पर होता है। तो हमारे गांव पर बुरी नजर डालने वाले लोगों, सुन लो, यहाँ का इतिहास कैसा है कि यहाँ पर लोगों ने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम पढ़ते हैं ना, जैसे दौसा का सूरजमल भूमिया फेमस है, करौली का नंदा भूमिया फेमस है, आमेर का नारसिंह भूमिया फेमस है। तो भूमिया कहते हैं क्षेत्रपाल देवता को। और भौम जागीर, भूमिया शब्द से समझ में आ जाएगी कि देखो विद्वानों, भौम जागीर किसे मिलती थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे योद्धा, ऐसे सैनिक जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, यानी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो व्यक्ति शहीद होते थे उनके परिवारजनों को कौन सी जागीर दी जाती थी? भौम जागीर दी जाती थी। अरे जैसे मान लो कि वंशानुगत होगी, गए वंशानुगत, तो दोनों प्रकार के सिस्टम थे। जैसे मान लो कोई सैनिक मर गया साहब, बड़ी युद्ध में मारा गया, बड़े संघर्ष के साथ उसने मृत्यु का वर्ण किया और अपनी एक अमिट पहचान छोड़ दी। तो राजा ने खुश होकर कह दिया, बोले इसकी 3 पीढ़ी के लिए ये जागीर इसको दे दो ताकि 3 पीढ़ी यहाँ पर शासन करे। तो 3 पीढ़ी के लिए तो वंशानुगत हुई ना वो। लेकिन मान लो कोई सैनिक मरा और उसका जो बेटा है वो छोटा है और वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, तो राजा कहेगा कि साहब जब तक ये बेटा लायक नहीं हो जाता, पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, तब तक इनको ये जागीर दे दूँ। ये पढ़ लिख जाएगा और अगर राज्य की सेवा में रहेगा तो ये जागीर कंटिन्यू रखना, और किसी दूसरी सेवा में चला गया तो जागीर वापस ले लेना। तो ये जो भौम जागीर होती थी ये दोनों प्रकार की होती थी। ये वंशानुगत भी थी, जैसे 3 पीढ़ी के लिए देती किसी को तो वंशानुगत हो गई वो, और ये अवंशानुगत भी थी कि अगर उसका बेटा पोता राज्य की सेवा में योगदान नहीं देता है तो उससे जागीर वापस ले ली जाती थी। ठीक है। तो भौम जागीर किसे? तो शहीदों को, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते थे। आज भी तो सरकार देती है, कोई देश की रक्षा के लिए सैनिक मरता है तो उसको मकान देती है, फ्लैट देती है, पेट्रोल पंप देती है, जमीनें देती है, तो वो भौम जागीरी तो है। और वो देना भी चाहिए, वो शहीदों का सम्मान के लिए जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा के लिए जो लोग अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटते, उनको जितना दिया जाए उतना कम है, तो उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो कौन सी जागीर? भौम जागीर। और चौथी प्रकार की जागीर थी शासन जागीर। और ये किसको मिलती थी? तो ये मिलती थी मंदिर वालों को, यानी कि मंदिरों को, ये मिलती थी मस्जिदों को, ये मिलती थी दरगाह वालों को,
ये मिलती थी साहब गौशाला वालों को, ठीक है, ये मिलती थी ब्राह्मणों को। तो साहब मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए, गौशाला के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो जागीरें दी जाती थी वो जागीर कहलाती थी शासन जागीर। और इन जगह से तो क्या होता था कि राजा कुछ परसेंटेज अपने लिए मांगता था। जैसे यहाँ भी भाई को जागीर दे रहा है, ठिकाना दे रहा है, तो कह दिया मैं 1 भाग तुम्हारे तक पहुँचाना, 3 भाग से तू अपने शासन चला, जो मन में है जीवन निर्वाह कर। यहाँ भी कहता है कि साहब 1 हिस्सा तनख्वाह के रूप में रख लेना, बाकी 3 तुम्हारे तक पहुँचाना। यहाँ भी अगर कुछ बेनिफिट दिखता तो राजा ले लेता। लेकिन ये जो थे ये माफी भूमि होती थी साहब, मैं स्पष्ट कह दूं, ये कौन सी भूमि होती थी? माफी भूमि। जो जमीन, जो जागीर एक बार मंदिर के नाम कर दी, राजा उसमें से कितना ही राजस्व है उस मंदिर के काम में लगेगा, राजा व्यक्तिगत काम में नहीं लेगा। दरगाह, मंदिर, गौशाला आज भी तो होता है ना, कई गाँव में मंदिरों की खूब जमीनें पड़ी रहती हैं, कुछ लोग अपने खेत की मेहर बढ़ाते बढ़ाते उन मंदिरों की जमीन में घुस जाते हैं। अब मान लो कोई प्रभावशाली आदमी उन मंदिरों की जमीनों पर अधिकार कर ले तो दुनिया उनको मुंह पे तो नहीं कहती, लेकिन पीठ पीछे तो कहती है ना, मतलब कीड़ा पड़ के मर लो, मंदिरों की जमीन खा क्यों है? कोई ब्राह्मण के पैसे खा जाए, हम जैसे ब्राह्मणों के पैसे खा जाए, तो सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, पीछे से मतलब सड़ करके मर लो, ब्राह्मण का पैसा खा क्यों है? अरे तो राजा महाराजाओं ने इनको जो जमीनें दे रखी थी वो माफी भूमि दे रखी थी, और इनसे बदले में कोई भी लगान, कोई भी भाग नहीं लिया जाता था। बहुत सीधा परिभाषा है कि जागीर कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सामंती जागीर होती, हुकूमत जागीर होती, भूम जागीर होती, शासन जागीर होती। रिश्तेदार या भाइयों को देता तो सामंती जागीर थी और ये वंशानुगत होती थी। प्रशासनिक अधिकारी को, कर्मचारी को देता तो ये जागीर हुकूमत जागीर होती। इसका 1 भाग ये लोग अपनी तनख्वाह के रूप में रखते हैं और बाकी राजा तक पहुंचाते, और ये वंशानुगत थी। भूम शब्द भूमिया जिसे बना है, भूमिया का मतलब क्षेत्रपाल होता है, जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते, उन शहीदों को ये जागीर दी जाती थी। और दोनों प्रकार की, वंशानुगत और अवंशानुगत। और शासन जागीर कौन सी? कि मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए, गौशाला के लिए, ब्राह्मणों के लिए कुछ गाँव, कुछ जागीर राजा दे देता था। इनसे जो भी लगाना आएगा वो इन्हीं के काम में लगाया जाएगा, और राजा उनमें से 1 रुपया भी नहीं लेता था। तो वो माफी भूमि होती थी। वो जागीर कौन सी होती थी? शासन जागीर। पहुंच करके उतारो एक बार। तो विद्वानों, आज की क्लास में हमने बहुत सीधे सीधी कार्यक्रम पढ़ा कि रियासत का प्रमुख एक राजा होता है। राजा, राज्य जो है वो राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है। राजा को कई नाम से पुकारा गया, कुम्हाड़ कहा गया, धर्मावलंबी कहा गया। इसके अलावा राजा को और भी जो है अलग शब्दों से जो है पुकारा गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि राज्य का प्रमुख राजा होता है। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है। राजा को कई नाम से संबोधित किया गया। राजा के कई पुत्र होते थे, उनमें जो बड़ा पुत्र होता था वो राजा बनता था। अन्य भाइयों को भूमि, जमीनें दी जाती थी, जिन्हें जागीर या ठिकाना कहते थे, वो सामंत कहलाते थे। फिर मैंने बताया कि राजस्थान में सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। बीच का पिलर राजा होता था, चारों तरफ सामंत होते थे। सबसे पहले जो सामंत बनाए जाते थे, जो जागीरें दी जाती थी, वो राजा सहगोत्रीय रक्त संबंधों पर जो उससे जुड़े हुए रहते थे रिश्तेदार, उनको देता था। फिर हमने पढ़ा कि राजा सामंतों के ऊपर नहीं था, बल्कि राजा सामंतों में समकक्षों में प्रथम था। फिर मैंने आपको बताया कि कर्नल टॉड कहता है कि साहब यूरोप में तो राजा स्वामी होता था और सामंत सेवक होता था, क्या तुम्हारे राजस्थान में भी ऐसा है? तुमने कहा कि नहीं, हमारे राजस्थान में एक लाइन है और सबसे आगे वाला क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन मुगल काल में जब अकबर ने मनसबदारी पदिया प्रथा की शुरुआत की और 5000, 3000, 2000, 1000 इस प्रकार की व्यवस्था की, तो मुगल काल में पद सोपान वाली व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन राजस्थान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर मैंने बताया कि राजस्थान में राजा और सामंत का जो रिश्ता था, वो राजा सामंत को सम्मान देता था और सामंत राजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा से काम करते थे। राजा सामंत को कितने प्रकार के सम्मान? तो 3 प्रकार के मुख्य बताए। ताजीम बताई, बा बसाऊ बताया और आत कुरब बताया। और फिर मैंने पढ़ा कि जागीर कितने प्रकार की? तो 4, सामंती, हुकूमत, भूम और शासन जागीर। तो आज की क्लास में प्रशासनिक व्यवस्था का एक पहला भाग हमने पढ़ लिया। इससे आगे की व्यवस्था है वो भी मैं आपको जल्द पढ़ाऊंगा। तो तब तक रग हौसला वो मंजर भी आएगा, रग हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और तक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी ऊर्जा और जुनून के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए।
अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।